नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए यह कक्षा इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से 12th क्लास की 12th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट बुक की यहाँ से स्टार्ट हुई है 12th क्लास के लिए, जिसमें हमें इसके जितने भी हैं, जिसमें जितने चैप्टर है, इसमें टोटल 4 चैप्टर है वो हमें कवर करने हैं। जिसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे और काफ़ी शॉर्ट में चलेंगे, जो कि आपको पेपर से रिलेटेड जितने भी है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है राजा, किसान और नगर, फिर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और फिर है विचारक, विश्वास और इमारतें। यह चारों हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ईंटें, मनके तथा अस्थियां सभ्यता, इसके बारे में हम देख लेते हैं यह क्या कहता है और इसको पढ़ने की जरूरत ही क्यों है 12th क्लास में। क्या बिना पढ़े हुए काम नहीं चलेगा? तो बिना पढ़े हुए काम 11th क्लास में आपने देखा है, जो हमारी 11th क्लास की भी सीरीज चल रही है, आपने 11th क्लास में देखा है कि यह वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। या जितनी भी कक्षा है वह वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हमने 11th क्लास को देखा है, अभी देख भी रहे हैं। हमारी 11th क्लास की हिस्ट्री भी चल रही है, और यह 11th क्लास की जो हिस्ट्री है वह वर्ल्ड से रिलेटेड है, और लगभग आप इसको पढ़ने के बाद ही इस इतिहास के बारे में आते हैं। ड्यू टू रीजन ऑफ फर्स्ट 11th क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री, वाई, कारण है कि आपको पहले भारत को समझने से पहले विश्व को समझने की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। जब आप विश्व को समझते हैं तब भारत को समझते हैं, तो और आसानी आपको हिस्ट्री पढ़ने में होती है। इसीलिए बहुत ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भी कहा है, या बहुत ऐसे बड़े थिंकर हैं जिन्होंने कहा है कि इतिहास पढ़ने से पहले, इतिहास जो हम पढ़ते हैं अपने भारत का, उससे पहले हमको वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कारण है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका, जापान, फ्रांस, रसिया, ये जितने भी यूरोपियन देश हो, या अलग आप अमेरिका वगैरह की बात करते हैं, इन सब देशों को पढ़ने के बाद हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री की समझ और अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए यह पहले हमारी, आप देखा कि एनसीईआरटी वालों ने भी पहले क्या किया है कि पहले वर्ल्ड को पढ़ाया है। फिर पहले तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, पहले 6ठी क्लास से जब स्टार्ट करते हैं प्राचीन पढ़ा, फिर मिडिएवल में घुसा, फिर ऐसे ही करके फिर 9th में आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ, फिर 10th में आप गए तो नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़े। तो पहले क्या कहा, पहले वर्ल्ड पटका, फिर ऐसे करके करते 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 आज आपको 11th वर्ल्ड पढ़ने के बाद 12th में आपको अब दे दिया है ईंटा बीटा के बात कर दिया है, ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम उसमें आज अध्ययन करेंगे। जिसमें यह अध्याय हमारा फर्स्ट है, जिसको विषय थीम 1 या फर्स्ट 1 कहते हैं। इसमें हमें देखना है कि यह जो कालखंड है, यह कालखंड क्या है, और हड़प्पा सभ्यता यानी 2600 से इतना तकरीबन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड चला है वह 2600 से लेकर के 1900 BCE, बिफोर क्राइस्ट ईरा। BCE का फुल फॉर्म लिखिएगा, क्राइस्ट ईरा, बिफोर क्राइस्ट ईरा के बारे में पता चलता है। और सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, कॉमन ईरा होता है। तो माय डियर अगर हम चर्चा करते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह 2600 से लेकर के 1900 तक चली, और यह कब चली? ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले, और हम पढ़ रहे हैं ईसा के जन्म से पहले। उसी समय यह घटना जो आप देखते हैं, ईंटे हुए, मनके हुए तथा अस्थियां हुए, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए शुरुआती दौर में क्या कहता है, अगर हम छोटी सी जानकारी लेके चलते हैं तो कहता है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टतम पूरा वस्तुओं में संभवतः हड़प्पा मुहरे, चित्र 1.1 जो आपके बुक में दिए गए हैं, सबसे विशिष्ट है, और इन मुहरों को सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था। इन मुहरों पर
विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्रों को बनाया गया था और इन चित्रों के अतिरिक्त इन मुहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और हालांकि मुहरों पर अंकित लिपि को समझने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त अनेक पुरातत्व वस्तुओं जैसे कि आवासों, मृद भांडों, मिट्टी के बने होते थे आभूषण वगैरह, जो सोने वगैरह जो आप देखते थे, औजारों तथा मुहरे, दूसरे शब्दों में पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से इस सभ्यता के तत्कालीन समाज की अनेक जानकारियां मिलती है। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानेंगे, और तो यूं कहे कि हम यह भी खोज करेंगे कि पुरातात्विक अवशेषों और साक्ष्यों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है तथा इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी परिवर्तन आ जाता है। और निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू ऐसे हैं जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि इनमें के बारे में हम कोई और जानकारी प्राप्त ना कर सके। ठीक है, चीज और इसमें कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज देख लीजिए, फिर कहता है कि पुरातत्वविदों द्वारा संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशेष प्रकार की शैली से होते हैं, और जो सामान्यतः प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशेष प्रकार की शैलियों से किए जाते हैं और एक साथ एक खास भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं में मुहरे, मनके, बांट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग जैसे कि क्षेत्रों से मिली है और जो एक दूसरे से लंबी दूरी में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आप देखिएगा, हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, तो यह कालक्रम यहाँ से लेकर के 2500 तक हम इसलिए आते हैं, यह 3000 इससे पीछे इसलिए यहाँ तक आते हैं कि जितनी सभ्यता पीछे हम काउंट करते हैं उतनी आगे काउंट करते हैं। जीरो को कांस्टेंट, यहाँ भी जीरो को कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि मैथ में हम देखते हैं जीरो को न्यूट्रल नंबर माना गया है, जीरो को न्यूट्रल नंबर माना गया है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे जीरो को कांस्टेंट मानते हैं। और वहां से जब एक बढ़ते हैं BC बिफोर क्राइस्ट और AD की ओर बढ़ते हैं एनो डोमिन, तब हम एक तरफ से देखते हैं कि ईस्वी की प्रारंभ होती है एक के बाद, जो कि आप देखते हैं कि एक के बाद ईसा मसीह का जन्म से काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, इसके मेन पॉइंट जो है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली से होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। मतलब उसका भी एक विशेष भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, उस कालखंड से वह जाने जाते हैं। देखिए क्या कहता है, फिर उसी चीज को कहा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा कल्चर। Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in a style that are usually found together within a specific geographical conditions, geographical area and period of time। ठीक है,
इसी तरह से आगे फिर बढ़ते हैं। फिर कहता है कि सब यानी यह सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के इर्द गिर्द होने के कारण यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता है। इसका एक विशेष ज्योग्राफिकल कंडीशन है। फिर आगे कहता है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। कहा द सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर हड़प्पान्स द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। पहली बार यह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और जिसको हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता बोली जाती है। और यह सभ्यता जो है, आप क्लास 11th में मोहनजोदाड़ो की नहीं, आपने 11th में जो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, उससे इसमें जो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, उसके 100 साल बाद इस सभ्यताओं का उदय हुआ। और दोनों के बीच में एक शब्द बहुत अच्छा था कि अगर दोनों के बीच में अगर आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो इन दोनों में एक अलग बात थी कि दोनों के बीच में डिफरेंट क्या था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यह आप देखते हैं कि यहाँ टाउन वगैरह के लोग जो बात करते हैं, सोसाइटी टाउन की बात अधिक होती है। और इस सभ्यता में मेसोपोटामिया में ग्रामीण सभ्यताओं का ज्यादा देन था। ठीक है, यह प्लांट सिविलाइजेशन थी, यह वेल प्लांट सिविलाइजेशन थी, यह अनप्लांट सिविलाइजेशन थी, शहरों का उतना नहीं। और न्यूक्लियर फैमिली की बात दोनों में, इसमें न्यूक्लियर फैमिली की भी बात मिलती है। उसी तरह से आगे कहा, फिर देखिएगा, कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। जो हड़प्पा संस्कृति है उसके दो केंद्र थे, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। इसी चीज को कहता है कि द मेन सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन आर हड़प्पान्स एंड मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस पर एक मूवी भी है मोहनजोदड़ो, जिसमें देखी जाती है कि किस तरह से जो सभ्यताओं थी उसका अंत, बाढ़ के आने से सभ्यता का अंत हुआ। इस पे अनेक जितने भी उस पे इतिहासकार रहे हैं, सबका अपना अपना मत रहा है कि सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, ये दो नाम याद किए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। अगर बात करते हैं दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, यह दोनों अगर सभ्यताओं की बात करते हैं, इन दोनों की देख रेख में जो है, यह सर जॉन मार्शल के देख रेख में, जॉन मार्शल के देख रेख में, और यह दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी द्वारा 1921 से लेकर के 22 के बीच में इस सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, आगे फिर उसी चीज को कहा, The Harappan civilization was discovered in the year 1921 to 22 under the leadership of the Sir John Marshall, Dayaram Sahni and Rakhal Das Banerjee। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। फिर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और फिर कहा द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन C 2600 एंड 1900 CEE, यानी जो आप देखते हैं जो यीशु के जन्म से पहले यानी BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा। ठीक है, उससे पहले यह सभ्यता जो है। हाँ, आगे देखिएगा। फिर कहता है कि विकसित सभ्यता थी, और फिर उसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई से मिली इमारतें, मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे इत्यादि से मिलती है। मतलब कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का स्रोत क्या है, सोर्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसके लिए मोहरे हैं, मनके हैं, खुदाई है। इस कारण से हमको हड़प्पा सभ्यता की खोज के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कहा सोर्सेज टू नोन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्डिंग वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स एंड बैकेट्स, ब्रिक्स। उसके बाद कहता है कि ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स,
सील्स एक्सेट्रा, ये सारे जो प्रमाण है, जो सोर्स है, इससे हमको हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। ठीक है, आगे फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अगर बात करें तो अफगानिस्तान, जम्मू, उसके बाद आप बात करते हैं बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सारे हड़प्पा सभ्यताओं के जो मिलने के साक्ष्य हैं, होने के साक्ष्य बताते हैं, वह सारे स्थान से प्राप्त होता है। कहता है एक्सपेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, इनसे आपको उस सभ्यताओं के बारे में होने की जानकारी मिलती है। आगे देखना फिर कहता है कि इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी इत्यादि, यह इसमें जो इस सभ्यता थी, इसके जो स्थान थे, उस स्थान के बारे में बताता है, जिसको कहा है मेन सेंटर कौन कौन रहे हैं, नागेश्वर रहे हैं, बालाकोट रहे हैं, चनहुद्रो रहे हैं, कोटदीजी रहे हैं, धौलावीरा रहा है, लोथल रहा है, कालीबंगन रहा है, उसके बाद बनावली रहा है, राखीगढ़ी रहा है, एक्सेट्रा। यह सारे जो है इसके मेन सेंटर रहे हैं कि सभ्यताओं के जो जैसे मान के चलो आज यह जो आपकी सभ्यता, जिस संस्कृति सभ्यता में आप जी रहे हो, तो जब यह संस्कृति कभी खत्म होगी, ऐसा नहीं है कि यह संस्कृति सभ्यता चलती रहेगी, आने वाले कभी 200, 500, 1000 वर्ष बाद यह समाप्त जब होगी, तो फिर आपके बाद जो जनरेशन आएंगे वो कहीं आपसे और हाईटेक रहे, तो उनको इस सभ्यता के बारे में, इस कल्चर के बारे में पता करना पड़ेगा। तो दिल्ली केंद्र मिलेगा, दिल्ली में वहाँ पे उसको मिलेगा कि किस तरह से यहाँ कोर्ट वगैरह के अवशेष वगैरह, पेपर कुछ भी मिल सकते हैं। उसी तरह से जैसे लिखित साक्ष्य मिलेगा, अब तो इंटरनेट का जमाना है, कहीं उस समय कुछ और जमाना आ जाएगा, लोग ऐसे टच करते एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से वैसे ही सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। नागेश्वर, बालाकोट, चंद्रोद्र, कोटदीजी और धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि हमने देखा। ठीक है, फिर अगर हम चर्चा करते हैं तो आगे कहता है यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी नगर निर्माण योजना थी। दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन की बात होते हैं और इसको अर्बन सभ्यता कहते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग रूरल सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को इसमें कहा कि इसमें कहा मेन सेंटर आपने देख लिया, फिर कहा कि दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, द मेन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वाज द टाउन प्लानिंग। मेन फीचर इसके टाउन प्लानिंग थी और उसमें विलेज प्लानिंग थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहता है। फिर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर, और निचला शहर अवसादी भवनों के उदाहरण प्रमुख करता है, और तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। मतलब क्या कहा कि निचला शहर जो था आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, तथा दुर्ग पर बनी संरचनाएं प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं गांवों में समुदाय भवन होता है, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, तो एक चबूतरा बना दिया जाता है, जैसे सारे पंच आकर के उस पर बैठने के लिए, बाकी जमीन ऐसे फर्श रहता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं, एक यहाँ पे था जैसे एक ऊंचाई पे और एक नीचे जो सामान्य लोग रहते थे, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो ऊपर में कुछ अच्छे क्वालिटी के लोग रहते होंगे, क्वालिटी मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे खासे लोग होंगे, पैसे वैसे इन सब चीजों में अच्छे खासे होंगे उनकी, इसीलिए उनको देखा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखना क्या कहता है। चलिए, तो देख लिया, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन रोड्स एंड द स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximately grid pattern intersecting at right angles, intersecting up right angle पर काटते थे। मतलब निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड समझते हो, बॉक्स टाइप का जो बना होता है, इस तरह से ग्रिड की अगर बात करते हैं तो इस तरह से ग्रिड बना करके उसको देखा जाता था। ठीक है,
इस तरह से ग्रिड ग्रिड करके उसको बनाया जाता था। उसी चीज को कहता है कि यह ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण काटती थी, मतलब समान कोण पर एक दूसरे को काटने का काम करता था। ठीक है, आगे देखना। उसी चीज को कहा है कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग द अप्रोक्सीमेटली ग्रिड्स पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, एंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह जो पढ़ते हैं ना जी, उसी तरह से राइट एंगल है, उसी का एक पार्ट है राइट एंगल। ठीक है, तब देखिए फिर क्या कहता है आगे। फिर कहता है कि जब निकास प्रणाली अद्भुत थी, जल निकास की प्रणाली होती है, जल निकास समझ रहे हैं, जो घर से जो पानी निकलती है वो निकास प्रणाली उसकी अच्छी थी, अद्भुत थी, और घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जो नालियां होती थी पकी हुई ईंटों की बनाई जाती थी। उसी चीज को कहा फिर कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पा साइट्स वाज द केयरफुली प्लेन्ड ड्रेनेज सिस्टम। और 9th क्लास में ड्रेनेज सिस्टम हम लोग नदी के बारे में पढ़ते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम नाले के बारे में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम्स, एवरी हाउसेस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाथरूम वगैरह जो होते थे ईंटों के बने होते थे। उसी चीज को फिर कहा, देखिए आगे, हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुभव है। जौ दाल, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना देखते हैं, तो उसी चीज को जैसे आप देखते हैं, गेहूं बीट की बात करता है, जौ की बात करता है, बार्ली की बात करता है, दाल की बात करता है, और इसी तरह से वह सभ्यताओं में इन सब चीजों के अवशेष मिले हैं, मतलब वहां पे इन सब चीजों की प्राप्ति हो गई थी। बी ऑब्टेन्ड दिस आइटम। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है उसी चीज के आगे, मतलब आपने देखा फिर इसमें आपने जौ देखा, दाल देखा, गेहूं देखा, सफेद चना और तिल, इतना आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको हड़प्पा सभ्यता में इन सब चीजों को ग्रेन्स कंज्यूम्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एज द एस्टिमेटेड टू बी बीट, बार्ली, लेंटाइल, उसके बाद है चिकपी एंड सेसम। इन सब चीजों को मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। फाइंड ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, और राइस आपको कहीं कहीं देखने को या मिलते हैं। ठीक है, राइस के अवशेष आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आगे देखिए फिर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता, वहां देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में देख लीजिए, और फिर हड़प्पा क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुभव मिला है। इसमें भेड़ भी मिले हैं, बकरी भी मिले हैं, भैंस भी मिले हैं, सूअर भी, जानवरों के अवशेष मिले हैं, मतलब उससे बचे हुए जो अवशेष हड्डी वड्डी से पता चल पाया कि यह जानवर है, ऐसे जानवर है, इन सब जानवरों के अवशेष वहां आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो याद कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि इसमें कौन भेड़, बकरी और कौन कौन से जानवर, तो जानवरों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिएगा, भेड़ मिला है, बकरी मिला। भेड़ अगर भारत में मिलना हो तो जम्मू कश्मीर साइड देख लीजिए, बकरी आपको ऐसे मिल जाता है, भैंस ऐसे गाँवों में मिल जाता है, सूअर भी आपको मिल जाता है। तो इन सब जगहों को थोड़ा देख लीजिएगा, जगहों को नहीं, मतलब ये चारों पांचों नाम जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है कि एनिमल्स इन द एक्सटेंसेस एट द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर द एस्टिमेटेड टू बी कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो एंड पिग। सारे जानवरों के अवशेष आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आर यू हैप्पी? ओके, नेक्स्ट देखिए फिर क्या कहता है कि हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ रहे। जितने भी हड़प्पा में अगर बात करें, हड़प्पान स्क्रिप्ट जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी उसको अभी तक राइटर पढ़ नहीं पाए हैं। देखिएगा क्या कहता है, हड़प्पान स्क्रिप्ट इज एन इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट एज नोबडी इज एबल टू रीड इट। ठीक है, जिसको वो अभी तक पढ़ने में असक्षम रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है मेरे दोस्तों, फिर कहता है कि हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, यानी लेफ्ट टू राइट की बात होती है। दाईं मतलब दाहिना, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। जो हड़प्पा की लिपि थी वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हड़प्पा की सभ्यता हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वैसे लिखी जाती थी। ठीक है,
ठीक है, ऐसे ही होगी ना जी, राइट टू लेफ्ट की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर कहा कि लिखी जाती थी और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती थी। उसके जो चिन्ह होते थे ना, उसकी संख्या 375 या 375 टू 400 तक होती थी, जिसमें कहा है कि हड़प्पा स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट हैज साइन समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, इतना बीच में उसकी होती थी। फिर आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में बांट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। बांट मतलब जो बटखरी जो होती है ना, जिसे नापने का काम होता है, वजन करने का, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और बांटों के निचले मानदंड द्वि आधारित होते थे, जिसमें कहा है कि इंचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्राइजेस, press systems of weights usually made of a stone called chert, उसको चेट बोलते हैं। smaller weights were probably used and weightings, jewelry and beads and lower demonstrations of weights were binary। ठीक है, आगे देखिएगा, बानरी मतलब बांटों का जो प्रयोग करते थे, ठीक है। उसी चीज को कहा कि चनहुद्रो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। पूछेगा कि चनहुद्रो, याद रखिएगा, चनहुद्रो जो शिल्प उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और पूरे मोहनजोदाड़ो अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इसकी सबसे जो विशिष्ट इसमें थे, यह शिल्पकारों के लिए ज्यादातर फेमस था चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो का नाम याद रखिएगा। उसी चीज को कहा कि चनहुद्रो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था और शिल्पकारियों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चट बांट बनाना सम्मिलित थे। ठीक है, मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल क्या क्या थे। जो मनके बनाए जाते थे, मनके आपको पता है कि मिट्टी के बने जाते थे। जो मनके होते थे वह मिट्टी के बनाए जाते थे, आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल, तो कहा रॉ मटेरियल्स यूज्ड फ्रॉम द मेकिंग बेड्स। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें कहा कि पत्थर है, धातु है, अन्य पदार्थ है, यानी स्टोन है, मेटल्स है, अदर मटेरियल्स है, ये तीनों चीज की जरूरत पड़ती थी। फिर देखिएगा कि सेल खड़ी, आप देखिएगा पत्थर में सेल खड़ी, क्वार्टर्स और लार्ज वर्ड और कार्निलियन और जैस्पर, ये इतने वस्तुओं का यूज करके यह बनाया जाता था। ठीक है, यह बनाने का काम जो पत्थर है, और पत्थर में सेल खड़ी का यूज होता था, क्वार्टर्स का यूज होता था, लार्ज वर्ड का, कार्निलियन का और जैस्पर का। उसी चीज को स्टोन्स को, मेटल्स, आपने देखा कि इसमें जो स्टोन थे, स्टोन या आप क्या बनाना, हमको बनाना क्या है, मेकिंग फॉर द बेड्स बनाना है, मनका बनाना है ना, मनके बनाने हैं, और सारे मनके बनाने में इन सब चीजों का यूज होता था, जिसमें हम बात करते हैं कि स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। स्टोन्स में स्टेटाइल हो गया, उसके बाद आपको क्वार्टर्ज हो गया, जेड है लिखा हुआ, फिर उसके बाद लेपिस लेजुली हो गया, फिर उसके बाद कार्नेलियन हो गया और जैस्पर हो गया। तो यह जो हम स्टोन्स वगैरह इनके साथ जो यूज करते थे, स्टोन है, और स्टोन में इन सब चीजों का यूज करते थे, जिसमें हमने देखा है कि क्वार्टर्ज, लार्ज वर्ड, कार्नेलियन और उसके बाद जैस्पर, इनको भी कहीं से प्राप्त किया जाता होगा, भी ऑब्टेन्ड, जिसको हम करते हैं। तो यह दक्षिण राजस्थान, जो राजस्थान का एरिया आपका है, यह साउथ की तरफ से उत्तर तथा उत्तरी गुजरात, साउथ में देखिए दो जगह से, एक दक्षिणी राजस्थान, जो राजस्थान है उसके दक्षिण तरफ, ठीक है, और तथा उत्तरी गुजरात से इसको प्राप्त किया जाता था, सेलखड़ी को। किसको? सेलखड़ी को, जिसको हमने क्या कहा है, स्टेटाइट बोला है। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर्ज है, यह लोकल स्थल पर ही प्राप्त हो जाता था। उसके बाद लार्ज वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं आउटर्ज, इसको आउटर्ज जो हम लोग देखते हैं, क्वार्टर्ज जिसको देखते हैं, यह आपको सोतुरघई अफगानिस्तान का जगह है, यहां से आपको सोतुरघई से यह प्राप्त हो जाता था। फिर आगे देखिएगा कि कार्नेलियन, यानी यह गुजरात से, और जैस्पर वगैरह लोकल स्तर से यह प्राप्त हो जाते थे, या भी ऑप्टेन, या जो हम इसको प्राप्त करते थे। उसी तरह से यह सारे है, क्वार्टर्ज वगैरह है, सोतुरघई है गुजरात, फिर आप देखते हैं
कार्लिनियन, जैस्पर, ये जैस्पर लोकल स्थल से और कार्लिनियर वगैरह है आपको गुजरात से प्राप्त हो जाते थे, फाइंड आउट होते थे। उसी तरह से अब देखते हैं धातु में, धातु जो हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स की अगर बात करते हैं जिसमें कांस्य को हम लोग ब्रोंज कहते हैं, फिर तांबा को हम लोग कॉपर कहते हैं और सोना को हम लोग गोल्ड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो कांस्य प्राप्त करने का जगह लोकल जगह पर मिल जाता था, इधर उधर अलग अलग में फेकल फाकल मिल जाता था तो वहां से लोग कर लेते थे। फेकल फाकल नहीं मिलता था, मतलब एक संभवतः देखा जाए तो इस तरह से उसको मिल जाता था। तांबा की बात करते हैं, खेतरी, यह राजस्थान का जगह है खेतरी, और खेतरी इसी पर एक पौधा भी है जो राजस्थान में पौधा लगाया जाता है। ठीक है, उस खेजड़ी, और खेजड़ी का पौधा वहां पे लगाया गया था, उसको वहां का आतंकवादी कहा जाता है। खेजड़ी का पौधा वहां का, उसको टेररिस्ट कहा जाता है, क्योंकि एक दिन में वो 3 लीटर तक पानी पी जाता था। राजस्थान में इसी पानी कम है, 3 लीटर वो पी जाएगा तो दुविधा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा फिर देखिएगा, और तांबा ओमान से भी मंगवाया जाता है। ओमान की राजधानी शायद इसकी मस्कट है, ओमान का मस्कट है ना, ऐसे ही कुछ है, जो भी होगा जाने दीजिए, मिला लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। इसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं, तो फिर देखते हैं, हाँ ओमान का मस्कट ही है, MUSCAT, ओमान का मस्कट ही है, MUSCAT मस्कट ही है, ओमान की राजधानी मस्कट ही है। और यह उस समय अभी वर्तमान का ओमान यहाँ से मंगवाया जाता है। गोल्ड की बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में सीधा बात है, कर्नाटक को याद रखिएगा, कर्नाटक वगैरह इन सब जगहों पे गोल्ड की अधिक उत्पादकता होती है, वहां से मंगवाया जाता था। तो इसी तरह से हमने देखा कि क्या देखा, मेटल्स, अगर धातु की बात करते हैं, धातु में हमने देखा है कि ब्रोंज है, कॉपर है, गोल्ड है। और यह गोल्ड जो है साउथ अमेरिका से, ब्रोंज जो है लोकल लेवल पर, और यह कॉपर जो है खेतरी राजस्थान से मंगाया। RA लिखा है मैंने शॉर्ट में, राज और स्थान लिखा है। ठीक है, और यह कॉपर ओमान से भी मंगवाया जाता था। इन सब जगहों से यह हम लोग मंगवाने का काम करते थे। और फिर बात करते हैं, उसी अदर मटेरियल में भी बहुत कुछ लगता था, ऐसा थोड़ा है कि ऐसे ही सेल खड़ी बन के बन गया। और देखिए क्या होता था, देखिएगा यह सब प्राप्त होने वाले जगह है, ऐसा नहीं कि सब मन के, अब सोना से मन का थोड़े बनेगा, मतलब एक बे ऑफ ट्रेंड हम जहां से प्राप्त करते हैं उसके बारे में। फिर अन्य पदार्थ में शंख वगैरह देखते हैं, नागेश्वर बालाकोट से देखते हैं, फ्योन से देखते हैं, स्थानीय स्तर से देखते हैं, पक्की मिट्टी देखते हैं, और यह दोनों स्थानीय स्तर से मिल जाता था। इस तरह से करके हम इसको प्राप्त करते हैं। यह सारी घटना कब होती है, जब हमको मन का, क्या कहा, मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थान, इन सब जगहों से जो हमने देखा, इससे हमको पता चलता है कि किस तरह से उस समय की सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें उथल पुथल चलता था। गॉट इट? चलिए आगे देखिए, उसी चीज को हमने देख लिया। फिर क्या कहता है, मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कहा कि आपको गुजरात से लेकर के अफगानिस्तान देना, पट मार दिया ठप्पा, क्या मार दिया, ठप्पा। अब वो ठप्पा पर आप वहां से चले जाइएगा, फिर वहां दूसरा ठप्पा मारेगा, फिर कहीं वहां से जब रख करके फिर दूसरी वस्तु देगा, तो ऐसे करके करते थे। आपको पता है कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु वो हमको देता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली हुई। तो इस तरह से इसको हो गया, मिटा दे, ले लीजिएगा भैया स्क्रीन वाला स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो मोहर बनाने, मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, जिसमें कहता है कि एट burials in the Harappan sites the dead generally laid in pits, some caves contains property and क्या कहता है, pottery, हाँ pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used the afterlife. Burial systems were used to find out the social and economic differences
डिफरेंसेस अमंगस्ट हड़प्पन पीपल। ठीक है, जिसमें क्या कहा, आगे ध्यान देना, कहा फिर कि हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था और इनके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। और समाधान के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। जो समाधान हुआ है मतलब सब कुछ दफनाया गया है, उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, आगे देखना, फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण यानी जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज की बात होती है। क्लाइमेट चेंज की बात होती है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए 30 से 40 साल का समय लगता है, तब उसको हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। फिर कहा होगा वनों की कटाई, यानी उसके बाद क्या कहा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। उसके बाद एक्सेसिव फ्लड्स आ गया होगा, मतलब बाढ़ जिसको कहते हैं, अर्थक्वेक आ गया होगा, भूकंप आ गया होगा, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स आ गया होगा। उसके बाद ड्राइंग रिवर्स, उसके बाद नदियों का सूख जाना, एक्सटर्नल असल्ट, जिसमें हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना और नदियों का सूख जाना, बाहरी आक्रमण, ये सारे कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को विनाश के कगार पे पहुंचाने का। विनाश के कगार पर पहुंचाने का। तो और देखते हैं, फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, जिसमें कहा कि एवरी हाउसेस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स with drains connected through the wall of the street drains। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा, उसके बाद कहता है स्पेशलाइजेशन ड्रिलिंग हैव बीन द फाउंड ऑफ द चनहुद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट द धौलावीरा। इन सब जगहों पर आप देखते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली हैं, जैसे स्वर्णभूषण व फ्योन्स से बने लघु पात्र। फ्योन्स वगैरह या लघु पात्र मतलब जो पानी वानी या किसी और चीज को रखने के लिए जो यूज होते थे। चलिए आगे देखिए, कहता है कि रेयर ऑब्जेक्टिव्स मेड ऑफ द वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसर्न। उसके बाद concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappan. For example, miniature post of the finance and gold jewelry। आगे फिर देखिए क्या कहता है, फिर कहता है कि जो नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के नजदीक स्थित थे और शंख से बने वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां इत्यादि के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी से पनपे पहले शहरों से के साथ हुआ था और हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण, कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। उसी चीज को कहा नागेश्वर एंड द बालाकोट वर लोकेटेड नियर द coast and these were specialized centers for the making sales objects like bangles, उसके बाद ladles and inlay। Special expeditions were sent to remote areas for the obtaining raw materials such as खेतड़ी, ओमान for coppers and South India और gold। ठीक है, उसके लिए कहा Cunningham, the first director general of the Archaeological Survey of India। कनिंघम को पहला यह जो है आर्कोलॉजिस्ट था जो इंडिया में आया था। कहा उसके बाद द एलिवेशंस दैट द बिगिनिंग्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री originated with the
first cited that flourished in the Ganga Valley, and based on the town planning, architectures, trade and modern features found at the Harappan civilization, it is also called a new ancient civilization. ठीक है, यह आपकी मोटा मोटी अध्याय समाप्त होती है, और आगे हम इन सारे अध्यायों को खत्म करने के बाद, पहला बुक खत्म होने के बाद चारों का क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आएंगे। जो भी बाइलिंगुअल वो भी बाइलिंगुअल होगा। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा हमारी बहुत जल्द मिल जाएगी। यह पहला चैप्टर हमने फिनिश किया और अगली कक्षा भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग, और इन्फिनिटी वन परिवार आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, और इसको जहाँ तक है आप लोग स्प्रेड करने का काम करें, ताकि यह परिवार आपके लिए और ज़्यादा जितने भी संभव कोशिश हो किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।